आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस गैजेट को जानते हैं? जरूर आपने कभी ना कभी इस गैजेट से प्ले किया होगा अपनी लाइफ में। लेकिन क्या आपको यह भी मालूम है कि इस गैजेट के पीछे बहुत सारी फिजिक्स छुपी हुई है? अगर मैं इसको अपनी फिंगर पर इस तरह से प्लेस करता हूं तो ये कभी भी इस तरह स्टेबल नहीं होने पाएगा, यहीं से नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसको एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करूं, अब ये स्पिन कर रहा है, अब अगर मैं इसको अपनी फिंगर पर प्लेस करूंगा तो देखिए यहां पर ये बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, इसका एक और भी बहुत ही फैंटास्टिक बिहेवियर है। अगर यहीं पर मैं इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच कर दूं और इसको इस तरह से यहां पर रखूं तो आप देख रहे हैं कि अब इसकी पोजीशन इस तरह से है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसकी पोजीशन इस तरह से रहे तो ये नहीं रह पा रही। यहां पर अगर मैं इसको एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड कर दूं इस तरह स्पिन करवाने से, तो अभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, दिस इज नोन एज जायरोस्कोपिक इफेक्ट। यहां पर इसकी पोजीशन स्टेबल हो चुकी है। तो इसी फैंटास्टिक सी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए नोट्स में हेडिंग लगाइए, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करने से पहले आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, और वहां पर मैंने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर किया था। उस लेक्चर को आप पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। कोई भी बॉडी कितना रोटेशनल मोशन पोजेस कर रही है, ये एक्चुअली उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन बात यह है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहां पर मैंने आपको इस मैजिकल रॉड की एग्जांपल दी थी कि अगर ये रॉड रोटेट कर रहा हो, यानी इसके पास एंगुलर मोमेंटम हो, किस तरह से, देखिए यहां पर इसके पास एंगुलर मोमेंटम है और वो कितना है, I1 ω1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड। अगर यहीं पर बगैर टार्क अप्लाई किए मैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर दूं इस तरह से, तो देखिए इसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो गई है। तो यहां से मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज हमने एग्जांपल्स पढ़नी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, यानी ऐसे फिजिकल फिनोमेना डिस्कस करेंगे जहां पर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता हुआ नजर आता है। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है ए पर्सन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। क्या सेंटेंस है ये? अगर आप अपनी 11th क्लास की बुक पर देखें तो वहां पर आपको एक बोर्ड नजर आ रहा होगा जिस पर एक पर्सन है, जिस पर क्या है, एक पर्सन है। जब वो इस बोर्ड पर जंप करता है, अब वो जंप करेगा क्यों? क्योंकि वो डाइव करना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है स्विमिंग पूल में। तो है क्या कि ये डाइविंग बोर्ड है। डाइविंग बोर्ड के नीचे क्या होता है, स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्प्रिंग्स लगे होते हैं। जब पर्सन इसके ऊपर जंप करेगा तो स्प्रिंग की वजह से इसको एक अपवर्ड पुश मिलेगा। जब अपवर्ड पुश मिलेगा यानी इसको ऊपर उछाल दिया जाएगा डाइविंग बोर्ड से, तो ये पर्सन किधर चला जाएगा? हवा में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? हवा में चला जाएगा। तो यहां पर हमने यही लिखा है, अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम ए डाइविंग बोर्ड। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। ए डाइवर जंपिंग फ्रॉम ए डाइविंग बोर्ड। अब ये वाला क्या है? डाइविंग बोर्ड। ये डाइवर है। डाइवर वो पर्सन है जो कि गोता लगाना चाहता है, डाइव करना चाहता है। अब क्या होगा कि जैसे ही इस बोर्ड पर जंप करेगा तो यहां से स्प्रिंग नीचे प्रेस होंगे, जिसकी वजह से उसको फिर अपवर्ड पुश मिलेगा, जिसकी वजह से वो इस तरह से उछलेगा। जब उछलेगा तो क्या होगा? वो इस तरह से एयर में जाएगा। जब एयर में जाएगा तो वहां पर ये समरसॉल्ट्स परफॉर्म करेगा। समरसॉल्ट्स क्या चीज है? जिसको हम उर्दू में कहते हैं कलाबाजी, यानी फ्लिप अवर। फ्लिप अवर, कलाबाजी, समरसॉल्ट्स इन द एयर बिफोर टचिंग द वाटर। देखिए यहां से अब ये स्प्रिंग ने इसको अपवर्ड पुश दिया, ये एयर में गया, यहां पर ये समरसॉल्ट्स परफॉर्म करेगा, फ्लिप अवर। अगर ये पर्सन है तो इस तरह से फ्लिप अवर परफॉर्म करेगा, यानी इस तरह से फ्लिप अवर परफॉर्म करेगा, आगे जाएगा। आफ्टर लीविंग द बोर्ड, जैसे ही वो बोर्ड को लीव करता है, आप जनरली फ्लिप ओवर के एग्जांपल दें। जब कलाबाजी लगाते हैं तो क्या होता है कि आप अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स को सेंटर में कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। क्यों कम होता है? I = mr² होता है। तो क्या होगा कि जब आप अपनी आर्म्स को भी और अपनी लेग्स को भी सेंटर में कर लेंगे तो उस केस में, यानी टक पोजीशन में, तो उस केस में क्या होगा कि R कम हो जाएगा।
अब क्योंकि जो मैस की कंसंट्रेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस है वो एक्सिस के करीब करीब यूनिफॉर्म होगी, जिसकी वजह से आर कम हो जाएगा। अब ये मैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, ये ऑलरेडी मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में बता चुका हूं। देखिए जब यहां से आर कम हो जाएगा तो उस केस में आई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आई कम होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो कहता है कि आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट अवर आई। यहां से जब आई कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जब वो मिड एयर में जाएगा तो समरसॉल्ट परफॉर्म करेगा, उसकी बॉडी तेजी से स्पिन करेगी। देखिए जब उसने अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स को कर्ल कर लिया है तो ऑब्वियसली वहां पर वो जो फ्लिप अवर परफॉर्म करेगा, जो समरसॉल्ट परफॉर्म करेगा, वो तेजी के साथ करेगा, तेजी की तरफ इस तरफ से घूमता 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 जाएगा। क्यों घूमता घूमता जाएगा, क्योंकि वहां पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो चुकी है। एंगुलर वेलोसिटी क्यों ज्यादा हुई है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कम हुआ है, क्योंकि आर कम हो गया। आर क्यों कम हुआ है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को सुकेड़ लिया है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, आफ्टर लीविंग द बोर्ड, जैसे ही वो बोर्ड को लीव करता है तो क्या होता है, ही कर्ल्स इस बॉडी, वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है, टक पोजीशन में आ जाता है, रोलिंग आर्म्स एंड लेग्स इनवर्ड, अपनी आर्म्स और लेग्स को इनवर्ड कर लेता है, इस तरह से बिल्कुल सुकेड़ लेता है। देन दिस डिक्रीजेज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आर डिक्रीज होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मिड एयर में उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। याद रखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही कहता है, जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीजें एक्सप्लेन की थी। अब देखें यहां पर इस डाइवर को पुश मिला इस स्प्रिंग बोर्ड की वजह से, वो मिड एयर में गया, उसने अपनी लेग्स आर्म्स को कर्ल कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा हुई, यहां से घूमता घूमता समरसॉल्ट्स परफॉर्म करता, फ्लिप अवर करता करता आगे जाएगा। अब जैसे ही लेट्स से यहां पर वाटर है, जैसे ही वो वाटर की सरफेस को टच करेगा अगेन से वो अपनी आर्म्स और लेग्स को आउटवर्ड कर लेगा, यानी इसी तरह से वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ये हमने लिखा है कि बिफोर एंटरिंग द वाटर स्ट्रेचेस आर्म्स एंड लेग्स आउटवर्ड, वो अपनी आर्म्स को इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन पर कर लेगा और लेग्स को भी वापस स्ट्रेच कर लेगा। दिस इंक्रीजेस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या होगा, जब पर्सन अपनी लेग्स और आर्म्स को स्ट्रेच कर लेगा तो उस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अब वहां पर क्या हुआ है कि उससे मैस की डिस्ट्रीब्यूशन परे परे हो गई है, दूर दूर हो गई है, यानी आर ज्यादा हो गया है। जब आर ज्यादा होगा आई ज्यादा होगा, जब आई ज्यादा होगा तो उस वक्त ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। और जब ये इसको टच करेगा वाटर को तो उस वक्त उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो यहां पर हमने ये लिखा है, दिस इंक्रीजेस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड स्मूथ एंट्री इनटू द वाटर, और इस तरह से वो आसानी से वाटर में एंटर हो जाएगा। दिस डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये वाली जो एग्जांपल है ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रही है। किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है, अब इसमें कहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आया है। देखिए यहां से जब इसको स्प्रिंग बोर्ड से अपवर्ड पुश मिला, ये एयर में गया, तो एयर में जाते ही इसने अपनी आर्म्स और लेग्स को कर्ल करके इनवर्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसका आर कम हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। अब ये किसने बताया एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने। तो यहां पर फिर एप्लीकेबल हो गया। फिर अगेन जब वो वाटर की सरफेस को टच करने लगा उसने अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर लिया। जब स्ट्रेच कर लिया तो उस केस में क्या हुआ कि अगेन आर ज्यादा हो गया, आर ज्यादा हुआ तो आई ज्यादा हो गया, आई ज्यादा हुआ तो ओमेगा कम हो गया, यानी एंगुलर स्पीड क्या हो गई, रिड्यूसिंग एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर ये वाला तो रफ वर्क था, ये आपके प्रॉपर नोट्स हैं, आपने इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखना है। जब आप इस तरह की एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं फिर तो क्या ही बात है, डायरेक्ट इस तरह से टिक मारने का दिल करता है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह पेपर में लिख कर आना है, इसी तरह से आपने नोट्स भी अपने प्रिपेयर करने हैं। तो यहां पर ये पहली एग्जांपल कंप्लीट होती है, ए मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, द स्पिनिंग आइस स्केटर। तो ये एग्जांपल क्या है, एक्चुअली बर्फ पर फिसलना इस एग्जांपल का मीनिंग बनता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इसका एक्सपीरियंस होगा। बहुत ही एक खास किस्म के शूज होते हैं जो पहनकर स्केटिंग की जाती है, बर्फ पर फिसलना। तो ये भी एक एंजॉयमेंट अम्यूजमेंट का सीन है।
तो यहां पर ये एग्जांपल में ये कहता है कि उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हो रहा होता है। किस तरह से अप्लाई हो रहा होता है? अगर आप में से किसी स्टूडेंट को आइस स्केटिंग का एक्सपीरियंस हो तो मालूम होगा आपको कि आइस स्केटर क्या करता है, अपनी लेग्स को बिल्कुल इन्वर्ट कर लेता है, एक लेग को दूसरी लेग के बिल्कुल पास रख लेता है और अपनी आर्म्स को इस तरह से कर्ल कर लेता है और फिर जब वो घूमता है तो आसानी से वो स्केटिंग कर लेता है। अब एक्चुअली होता क्या है, वहां पर जब उसकी ये पोजीशन होती है, देखिए जब मेरी ये पोजीशन है तो उस वक्त ऑब्वियसली आर ज्यादा होगा। अगर मैं इस पोजीशन में यूं मूव करता हूं तो उस केस में क्या होगा, यहां पर आर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और इस तरह से मैं ज्यादा एंगुलर स्पीड के साथ मूव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी आर्म्स को इस तरह से अंदर की तरफ कर्ल कर लूं तो अब ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा क्योंकि आर कम है। तो यहां पर आइस स्केटर के केस में भी यही कुछ होता है। जब वो स्पिन करता है, लेट्स से यहां पर ये आइस स्केटर है, अब इसकी आर्म्स कुछ इस तरह से हैं जो कि इसने आउटवर्ड इस तरह से स्ट्रेच की हुई है। तो इस केस में क्या होगा, जब वो इधर स्पिन करेगा तो ऑब्वियसली आर यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। जब आर ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन उसी की बजाय अगर ये अपनी आर्म्स को अंदर की तरफ कर ले, जब अंदर की तरफ कर लेगा तो उस वक्त अगर ये स्पिन करता है तो क्या होगा कि एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आसानी से स्पिन कर लेगा। तो यहां पर भी हमने ये नहीं बात की कि अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। जब भी ये वाला सीन आ जाए तो वहां पर हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ये एग्जांपल है। तो यहां पर भी इसी तरह की हमने बात की है। आइस स्केटर क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है अपनी एंगुलर वेलोसिटी को बाय फोल्डिंग हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स को इस तरह से फोल्ड करके और अपनी एक लेग को दूसरी लेग के बिल्कुल करीब लाकर, ब्रिंगिंग द स्ट्रेच लेग क्लोज टू द अदर लेग। अब जब वो इस तरह से करता है तो उसका क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाता है। यहां पर देखिए तो आर कम हो जाएगा, जब आर कम होगा तो आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, यानी यहां पर जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाएगी। हमने ये लिखा है एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस। जब स्केटर अपनी आर्म्स को इस तरह से आउटवर्ड स्ट्रेच कर लेता है और अपनी लेग्स को भी, तो उस केस में क्या करता है, जब वो स्पिन करता है तो ज्यादा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों होगा, क्योंकि यहां पर आर ज्यादा है इसकी बनिस्बत। जब आर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा हो जाएगा, जब आई ज्यादा हो जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर जाएगी या फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर आइस स्केटर वाली एग्जांपल भी आपको समझ आ चुकी है कि जब वो स्पिन करता है तो वहां पर किस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, जब आई ज्यादा हुआ तो ओमेगा कम हुआ, आई कम हुआ तो ओमेगा ज्यादा हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। जब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी तो यही कहता है ना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। तो यही एग्जांपल थी द स्पिनिंग आइस स्केटर। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। A person holding some weight in his hands standing on a turntable। इस एग्जांपल को समझने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करके चेक कीजिए। अपने हाथ में 2 पानी से भरी हुई बोतल्स लीजिए और अपने हैंड्स को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेच कर लें और उसके बाद इस तरह से घूमने की कोशिश करें। तो क्या आप आसानी से घूम पाएंगे? अगर इस तरह से स्ट्रेच करके आप घूमें तो क्या आप आसानी से घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। लेकिन उसी की जगह पर अगर आप उन्हीं बॉटल्स को करीब ले आए तो अब घूमें, अब आपके लिए घूमना बहुत ही आसान हो जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है कि पहले केस में आपने क्या किया हुआ था, अपने हैंड्स को इस तरह से बाहर की तरफ स्ट्रेच किया हुआ था, यहां पर भी आपके हाथ में एक बॉटल थी और यहां पर भी क्या थी, आपके हाथ में एक बॉटल थी। अब इस केस में एक्चुअली क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया है। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो एंगुलर स्पीड है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप आसानी से नहीं घूम पाएंगे। अगर इस केस में आप बोटल्स को बिल्कुल करीब ले आते हैं तो उस वक्त मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उस केस में आपके लिए घूमना आसान हो जाएगा। सिमिलर केस है यहां पर, कहता है कि एक पर्सन है जो कि टर्न टेबल पर खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये एक टर्न टेबल है, इस तरह से कुछ टर्न टेबल क्या है, जो आसानी से रोटेट कर लेता है। अब इसके ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है, इसके हाथ में यहां पर और यहां पर कोई मैसेज है, डम्बेल्स, जिस तरह के हम जिम में यूज करते हैं डम्बेल्स। तो ये वो वाले डम्बेल्स लेट से इसने उठाए हुए हैं। तो अब ये टर्न टेबल पर इस तरह से खड़ा हुआ है, टर्न टेबल इस तरह से घूम रहा है। अब यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहां पर देखिए ये आर क्या है, ज्यादा है। जब आर ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, आई भी ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि जब आई ज्यादा होगा
तो उस केस में आपके पास ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। दूसरी तरफ आ जाइए, अगर वो अपनी इन आर्म्स को इन्वर्ट कर लेता है, फोल्ड कर लेता है, डंबल्स अभी उसने हाथ में पकड़ी हुई है, यानी डंबल्स को पकड़कर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है। जब फोल्ड करेगा तो यहाँ पर आर कम हो जाएगा, जब आर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, यानी यहाँ पर इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब फर्क क्या है, जब वो बाहर रखेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जब अंदर रखेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जैसे ही वो इनवर्ड अपनी आर्म्स को लाता जाएगा, डंबल्स उसने हाथ में पकड़े हुए, जैसे वो इनवर्ड लेकर आएगा इस तरह से, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी एंगुलर स्पीड यकदम तेज हो जाएगी, सडनली तेज हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है। तो यही है ये एग्जांपल 2 ही आपने पॉइंट्स देखने हैं कि कहता है कि एक पर्सन है जो कि टर्न टेबल पर इस तरह से खड़ा हुआ है, होल्डिंग हैवी मैस, यानी डंबल्स उठाए हुए उसने हाथ में इन हिज हैंड्स, और उसने अपने हैंड्स को क्या किया हुआ, इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है। जब स्ट्रेच किया हुआ है दोनों साइड्स पर, तो उस केस में क्या है कि ये टर्न टेबल घूम रहा है। अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ओमेगा कम हो जाएगा। अब कहता है कि उसने क्या किया, अपने हैंड्स को इनवर्ट कर लिया, डंबल्स पकड़े हुए अपने हैंड्स को इनवर्ट कर लिए। जैसे ही इनवर्ट कर लिया है, हिज एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस इमीडिएटली, साथ ही उसकी एंगुलर स्पीड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर में यहाँ पर R कम हो गया है, R कम होगा तो I कम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है I कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। इस वजह से हमने लिखा है कि हिज एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस इमीडिएटली, एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस ऑन ड्राइंग हैंड्स इनवर्ड, अपने हैंड्स को जैसे ही वो इनवर्ड लेकर आया है। ये एग्जांपल तो बहुत ही आसान एग्जांपल थी। अभी तक हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं। पहली एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा, ए पर्सन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। दूसरी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी, आइस स्केटर, स्पिनिंग आइस स्केटर। तीसरी एग्जांपल क्या पढ़ी, अ पर्सन होल्डिंग सम वेट इन हिज हैंड स्टैंडिंग ऑन ए टर्न टेबल। अब प्यारे बच्चों, ये जो हमने तीनों एग्जांपल्स पढ़ी हैं, इसमें एक्चुअली क्या था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा था, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यानी I बढ़ रहा था तो ओमेगा कम हो रहा था, I कम हो रहा था तो ओमेगा बढ़ रहा था, यानी प्रोडक्ट क्या रह रहा था, कांस्टेंट रह रहा था। इस एग्जांपल में, इससे पिछली एग्जांपल में और उससे पिछली एग्जांपल में, यानी तीनों एग्जांपल्स में एक्चुअली जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा था। उसका क्या रह रहा था, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा था, क्योंकि हम कह रहे थे कि एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर रही है, मैग्नीट्यूड L का कांस्टेंट रह रहा था। लेकिन हमने तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स रहती है एंगुलर मोमेंटम की। तो अगली जो 2 एग्जांपल्स हैं, फ्लाई व्हील और जायरोस्कोप की एग्जांपल, इन दोनों में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ओरिएंटेशन एक्सिस की फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, और किस तरह से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, फ्लाई व्हील। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहां पर आपको ये फ्लाई व्हील नजर आ रहा है। अब ये एक्चुअली फ्लाई व्हील है क्या चीज, एक मैकेनिकल व्हील है, ऑब्वियसली मैकेनिकल व्हील है। इसमें साथ आपको एक डंडा नजर आ रहा है जो कि एक्चुअली एक्सेल है, जो उसके सेंटर में से पास कर रहा है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, फ्लाई व्हील एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एक हैवी व्हील पर कंसिस्ट होती है। यहां पर आपको हैवी व्हील नजर आ रहा है, काफी मोटा लोहे का व्हील है, जिसमें क्या है, एक एक्सेल है, विद एन एक्सेल जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है। अब एक्सेल को पकड़कर फ्लाई व्हील को इस तरह से घुमाया जा सकता है। इट इज यूज टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी। अब ये यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए आपने इनको ध्यान से समझना है। पहला यूज क्या है, स्टोर रोटेशनल एनर्जी। अब इसको आपने इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, ये पॉइंट नीचे सब पॉइंट्स। ये क्या करता है, रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है। इसको जरा समझते हैं थोड़ा सा। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस डिवाइस को जानते हैं? इस डिवाइस को हम कहां पर यूज करते हैं? आप कहेंगे सर ये तो जानी पहचानी लग रही है, इससे हम कपड़े सिलाई करते हैं, सीविंग मशीन है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? नॉर्मली तो आप कहते हैं कि ये सिलाई मशीन का पहिया है, बड़ा पहिया। फिजिक्स में हम इसी को कहते हैं फ्लाई व्हील। अब जब आप इसको इस तरह से घुमाते हैं तो अभी भी ये घूम रहा है। एक्चुअली क्यों घूम रहा है, इस फ्लाई व्हील में रोटेशनल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। देखिए यहां पर मैं घुमा के छोड़ता हूं, अभी घूम रहा था, घुमाने के बाद भी घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? क्योंकि इस फ्लाई व्हील में रोटेशनल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, और जब तक वो रोटेशनल एनर्जी खत्म नहीं होती उस वक्त तक ये फ्लाई व्हील घूमता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
स्मूथ आउटपुट फ्लक्चुएशंस। अब आप जिस तरह के भी कपड़े सिलाई करते हैं आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्लाई व्हील है। जब आप घुमाते हैं तो आपको फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं होती, जिस तरह के कपड़े भी आप सिलाई कर रहे हो। अब एक्चुअली होता क्या है कि वो जो फ्लक्चुएशंस हैं, फ्लाई व्हील उनको स्मूथ कर देता है, क्योंकि जब ये रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है तो जो फ्लक्चुएशंस हैं वो स्मूथ हो जाती हैं। तो यहां से फिर आपको समझ आया कि फ्लाई व्हील किस तरह का होता है। नेक्स्ट यूज क्या है? प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन व्हीकल्स। ऑब्वियसली व्हीकल्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्लाई व्हील। इंडस्ट्रियल मशीनरी, यहां पर आपको एक इंडस्ट्रियल मशीनरी की एग्जांपल नजर आ रही है। इसमें क्या है कि एक फ्लाई व्हील आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये फ्लाई व्हील एक्चुअली यहां पर क्यों लगाया गया है? एक तो आउटपुट फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करने के लिए, दूसरा ये क्या करता है कि इंजन को इसी तरह से तेज मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें रोटेशनल एनर्जी भी साथ साथ स्टोर होती है। उसके बाद जायरोस्कोप्स में, जायरोस्कोप एक बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स का, जिसको अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअली फ्लाई व्हील होता है जिसका मेन रोल होता है जायरोस्कोप में। व्हेन अ फ्लाई व्हील स्पिन्स, अब ये भी एक छोटा सा फ्लाई व्हील है, जब ये स्पिन करेगा तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम रेजिस्ट चेंजेस टू इट्स ओरिएंटेशन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। अगर आप इस तरह के एक फ्लाई व्हील को इस तरह से स्पिन करवाने के बाद हाथ में पकड़ें और इसको कुछ इस तरह से करने की कोशिश करें, तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस महसूस होगी। अगर इसी की जगह पर कोई बड़ा फ्लाई व्हील हो, यानी साइकिल का कोई व्हील हो, मोटरसाइकिल का कोई व्हील हो, अगर उसको आप स्पिन करवा दें, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम हो और आप एक रोटेटिंग चेयर पर बैठे हुए हों, तो वो चेयर ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट कर देगी। उसको भी अभी हम नेक्स्ट आगे चलकर पढ़ेंगे, उसको हम प्रीसेशन कहते हैं फिजिक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जायरोस्कोप में जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखना यह है कि जब फ्लाई व्हील स्पिन कर रहा होता है इस तरह से, तो अगर आप इसको इस तरह से करें तो आपको अच्छी खासी रेजिस्टेंस महसूस होगी। यानी यहाँ पर इसके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो रेजिस्ट करता है चेंजेस इन ओरिएंटेशन को। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन को इस तरह से चेंज करेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम रेजिस्ट कर रहा है और मुझे अच्छा खासा फील हो रहा है। आप भी इसको परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज यूजफुल इन सिस्टम्स दैट नीड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर देयर ओरिएंटेशन। देखें, जब फ्लाई व्हील इस तरह से स्पिन कर रहा होता है तो जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी ओरिएंटेशन में चेंजेस को ये रेजिस्ट करता है। जब रेजिस्ट करता है तो हम इसको प्रिसाइज कंट्रोल ओवर के लिए यूज कर सकते हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जहां पर हमें प्रिसाइज कंट्रोल ओवर चाहिए होता है कि ओरिएंटेशन चेंज ना हो, डायरेक्शन सेम रहे। इस पॉइंट को हम फर्दर भी डिस्कस करते हैं अभी जायरोस्कोप वाली एग्जांपल में। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जायरोस्कोप। अब कुछ लोग इसको गायरोस्कोप भी पढ़ते हैं, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो जायरोस्कोप है। A gyroscope is a device which is used to maintain orientation relative to Earth's axis। यहां पर आपको एक जायरोस्कोप नजर आ रही है, ये प्रैक्टिकल डायग्राम है जायरोस्कोप की। प्रैक्टिकली आपको जायरोस्कोप इस तरह की दिखती है, जिसमें आपको नीचे इसकी बेस नजर आ रही है और ऊपर आपको एक स्पिनिंग पार्ट नजर आ रहा है। इसका स्पिनिंग पार्ट में क्या है? इस तरह का एक फ्लाई व्हील है जो कि स्पिन करता है, जिसकी वजह से इसकी ओरिएंटेशन मेंटेन रहती है। जब इसकी ओरिएंटेशन मेंटेन रहती है, देखिए यहां पर अगर मैं इसको स्पिन करता हूं तो अब मैं इसको अगर अपने फिंगर पर रखता हूं तो इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से मेंटेन रहेगी। अब जो ओरिएंटेशन मेंटेन रही है, हमने यही बात की है कि जायरोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन ओरिएंटेशन। इसके जरिए आप ओरिएंटेशन को मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहां पर इसको स्पिन करता हूं, स्पिन करने के बाद अपनी फिंगर पर इस तरह से रखता हूं तो इसने अपनी ओरिएंटेशन मेंटेन की हुई है। इसी बात का हमने जिक्र किया है कि जायरोस्कोप में भी जो ओरिएंटेशन है वो मेंटेन रहती है रिलेटिव टू अर्थ एक्सिस। देखें, जब भी हम किसी चीज की ओरिएंटेशन को डिफाइन करते हैं तो किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट से करते हैं, और यहां पर हम कह रहे हैं कि अर्थ एक्सिस के रिस्पेक्ट से। और रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स ओरिएंटेशन। देखिए जायरोस्कोप में भी तो इस तरह का फ्लाई व्हील होता है, जिस तरह यहां पर आपको नजर आ रहा है, जो कि रिंग्स के अंदर आपको व्हील नजर आ रहा है, दिस इज द फ्लाई व्हील। जब वो इस तरह से स्पिन करता है तो उस केस में ये रेजिस्ट करता है चेंजेस इन ओरिएंटेशन को। यानी अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन को इस तरह चेंज करता हूं जिस तरह ये मुझे रेजिस्ट कर रहा है यहां पर, अब यहां पर एक्चुअली रेजिस्टेंस फील हो रही है हैंड में, और इसी रेजिस्टेंस की बात हो रही है कि ये रेजिस्ट करता है चेंजेस इन इट्स ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन है उसकी चेंजेस को रेजिस्ट करता है। अभी नेक्स्ट चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों रेजिस्ट करता है। देखिए, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक लार्ज फ्लाई व्हील है जिसको पिवट किया गया है स्पोर्टिंग रिंग्स में। आपको 2 स्पोर्टिंग रिंग्स नजर आ रहे हैं, उनमें एक व्हील है जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूमे जा रहा है। यहां पर अब जो व्हील है उसका जो एक्सिस है, उस एक्सिस की ओरिएंटेशन मेंटेन रहती है।
इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जब ओरिएंटेशन मेंटेन रहेगी तो ओरिएंटेशन मेंटेन रहने वाली बात किसने बताई है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमने एक फैक्ट पढ़ा था, और वो फैक्ट क्या था कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी उस वक्त तक अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करती जब तक कि उस पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। देखिए, जिस तरह के इसको मैं स्पिन कराकर अपनी फिंगर पर रख सकता हूं, इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, इसी तरह से यहां पर भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। और ये क्यों नहीं होती? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो बॉडी रोटेट कर रही है उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओरिएंटेशन है वो फिक्स रहती है जब तक कि टॉर्क एक्ट ना करे। और वो क्यों फिक्स रहती है? ड्यू टू लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हर रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वजह से उसकी एंगुलर स्पीड इफेक्ट होगी। अब जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से ओरिएंटेशन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो कांस्टेंट रह रहा है। एट हाई एंगुलर स्पीड द जायरोस्कोप गेन्स लार्ज एंगुलर मोमेंटम मेकिंग इट डिफिकल्ट टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं यहां से इसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करता हूं। तो क्या कहता है कि जब इसका फ्लाईव्हील स्पिन करता है तो उसके पास क्या आ जाता है? लार्ज एंगुलर मोमेंटम। जब लार्ज एंगुलर मोमेंटम आता है तो ये अपनी ओरिएंटेशन मेंटेन रखता है। देखें, जैसे यहां पर इसने अपनी ओरिएंटेशन मेंटेन रख ली है। अब यहीं पर मैं आपको एक और फन दिखाता हूं इसका, कि यहां पर अगर हम इसको इस तरह से स्पिन करवाकर उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन को थोड़ा टिल्टेड फिक्स करें तो ये टिल्टेड ही रहेगा। यानी फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो प्रूव हो गया ना कि वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स रहेगा, उसकी ओरिएंटेशन फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी जब तक कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करती। तो यहां पर भी फिर हमने क्या बात की कि जब जायरोस्कोप का फ्लाईव्हील हाई स्पीड गेन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओरिएंटेशन फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्या है? एनी चेंज इन ओरिएंटेशन रिक्वायर्स अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देखें, जब भी आप इसको यहां से स्पिन कराने के बाद इस तरह छोड़ेंगे, अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स हो गया है। इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना पड़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टॉर्क को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने ये लिखा है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लार्ज एंगुलर मोमेंटम। जब लार्ज एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज करना है तो वहां पर लार्ज ही टॉर्क रिक्वायर्ड होगी। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है वो ये है कि जब मैं इसको यहां पर स्पिन करवाने के बाद छोड़ता हूं, देखिए यहां पर इसको स्पिन करवा दिया, स्पिन करवाने के बाद यहां पर छोड़ दिया। अब ये क्या चीज है? यूं क्यों घूम रहा है? दिस इज नोन एज जायरोस्कोपिक प्रिसेशन। और ये जायरोस्कोपिक प्रिसेशन कहां से आ रही है? एक्चुअली यही चीज है जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि जब ये इस तरह से स्पिन कर रहा है तो यहां पर इसकी ओरिएंटेशन तो फिक्स हो गई, लेकिन ये क्या चीज है? फ्रॉम वेयर दिस टॉर्क केम। अब यहां पर देखिए, इस स्ट्रिंग के जरिए मैं इसको अपवर्ड पुल कर रहा हूं। अब यहां पर जब ये इस तरह से स्पिन कर रहा था तो उस वक्त इसकी ओरिएंटेशन फिक्स थी। यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है। अब देखिए, यहां पर इस तरफ से टेंशन वाली फोर्स एक्ट कर रही थी, इस तरफ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये जो टेंशन फोर्स है ये दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इनकी वजह से क्या हो रहा है? एक टार्क प्रोड्यूस हो रही है, और वो टार्क इसको इस तरह से इस स्ट्रिंग के अबाउट रोटेट करवाई जा रही है, और इसी चीज को हम कहते हैं जायरोस्कोपिक प्रिसेशन। अब इसी वजह से मैंने लिखा है कि इवन इफ टिल्टेड, जैसे यहां पर मैंने आपको इसको टिल्ट करके दिखाया था तो इसकी डायरेक्शन भी जो है फिर भी मेंटेन रह रही थी। अब जब इसकी डायरेक्शन टिल्ट करने के बावजूद भी मेंटेन रहती है तो उस केस में क्या होता है कि इसको इस तरह की एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है जहां पर आपको फिक्स्ड ओरिएंटेशन चाहिए होती है। अब यहां पर जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है उसमें भी आप देख रहे हैं कि यहां पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मार्क किया गया है। जो फ्लाई व्हील है वो घूम रहा है स्पोर्टिंग रिंग्स के अंदर, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इन शॉर्ट, जो जायरोस्कोप है ये ऐसी डिवाइस है जो कि अपने ओरिएंटेशन को फिक्स रखती है, यानी जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द अर्थ एक्सिस फिक्स रहती है। अब चलते हैं कि जायरोस्कोप के जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं वो किधर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपने नोट्स में लगानी है एप्लीकेशंस ऑफ जायरोस्कोप। तो मेन एप्लीकेशंस में कौन से शामिल हैं? गाइडिंग सिस्टम ऑफ एरोप्लेन्स, सबमरीन्स एंड स्पेस व्हीकल्स। देखिए, एरोप्लेन्स में किस तरह से जायरोस्कोप्स यूज हो सकती हैं। अब नाइट के टाइम पर यूजुअली जब क्लाउड्स होते हैं तो उस केस में क्या होता है
कि जो एरोप्लेन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कंपेयर करते हैं प्लेन की ओरिएंटेशन को जायरोस्कोप के एक्सिस के साथ, और वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके जरिए इसको राइट डायरेक्शन में रखते हैं। और सबमरीन्स के केस में क्या होता है, वाटर में तो सिग्नल्स बहुत दूर तक नहीं जा सकते, सबमरीन्स वाटर में बहुत डीप जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जायरोस्कोप का क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है, इसकी ओरिएंटेशन फिक्स रहती है, और इसकी ओरिएंटेशन के जरिए सबमरीन की ओरिएंटेशन और इसकी डायरेक्शन को ट्रैक किया जाता है। सिमिलरली स्पेस व्हीकल्स, स्पेस में भी सिग्नल्स नहीं पहुंच सकते बहुत दूर तक, जिसकी वजह से इनकी भी ओरिएंटेशन, इनकी डायरेक्शन को ट्रैक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पेस में मेंटेन की जा सके। यहां पर अब आपकी बुक में पेज नंबर 64 पर एक पॉइंट टू पॉन्डर है, कहता है व्हाई डज द कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रिप्स इनटू द बीकर। इस तरह का सिस्टम बनाया गया है, कुछ ये रोलिंग सिस्टम है, इसके ऊपर इस तरह से ये बीकर पड़ा हुआ है और ये मूव कर रहा है इस तरह से। अब कहता है कि जैसे जैसे यहां पर इस ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं तो ये स्लो डाउन क्यों होता है। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे ड्रॉप्स गिरेंगे तो वहां पर मैस बढ़ेगा, मैस बढ़ेगा तो क्या होगा, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। अब यहां पर m बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, जब I बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, ओमेगा कम होगा। जब ओमेगा कम होगा, पहली बात तो यहां से प्रूव हो गई कि उस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी वजह से ये स्लो डाउन हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये ड्रॉपर से जो ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं ये एक साइड पर गिरेंगे, बीकर की एक वाल वाली साइड पर गिरेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो मैस है वो इंस्टेंटली बढ़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यानी इस साइड पर इंस्टेंटली बढ़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उस केस में r बढ़ रहा है, जब r बढ़ रहा है तब भी I बढ़ेगा, तो I बढ़ेगा, उस केस में ओमेगा क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर ये पॉइंट टू पॉइंटर भी आपको इस तरह से समझ होना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 65 पर एक और भी पॉइंट पॉइंटर है, कहते हैं कि प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब याद रखें यहां पर लेट्स से ये सन है और सन के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं होता। यूजुअली आपको सर्कुलर बता तो दिया जाता है, वो जनरली बताया जाता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो ऑर्बिट है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी इस तरह का ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। अब इलिप्स को थोड़ा सा समझते हैं यहां पर, ऑल्दो आप मैथमेटिक्स में इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हवाले से बात करनी है तो इसलिए यहां पर इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब इलिप्स का ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को कहते हैं माइनर एक्सिस। अब इसमें टू फोकाई होते हैं, फोकाई फोकस का प्लूरल है, एक फोकस यहां पर लाई करता है और दूसरा फोकस यहां पर लाई करता है, कुछ इस तरह से। अब फोकाई क्या होते हैं ये आप मैथमेटिक्स में ही जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर फिजिक्स में हमने जस्ट इतना देखना है कि ये वाले जो इसके फोकाई हैं इनमें से एक फोकस पर सन लाई करता है, इस इलिप्स के एक फोकस पे क्या करता है, सन लाई करता है। अब देखें जो प्लेनेट है वो इस तरह से मूव कर रहा है, मान लीजिए ये अर्थ है जो कि इस तरह से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब अर्थ मूव कर रही है, देखिए जब अर्थ यहां पर है तो जो डिस्टेंस होगा सन से अर्थ का वो r इतना है। अब यहां पर अगर आएगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यानी ये वाली जो अर्थ है ये अगर यहां पर आएगी तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि r यहां पर कम है और यहां पर क्या है, ज्यादा है। इसको r1 कह दें, इसको r2 कह दें। देखिए अब वो कहता क्या है कि जब प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं तो जो डिस्टेंस r है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो तो यहां से आपको समझ आ गया कि r कांस्टेंट नहीं रहता। देन कहता है कि जब ये नियरर टू द सन होता है तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, जब ये सन से दूर होता है तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाती है। क्या मतलब है इसका, देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, v। पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही होगी किसी एक्सिस के अराउंड, रेफरेंस पॉइंट के अराउंड, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम हम किस तरह से लिखेंगे, L इज इक्वल टू mvr। इस तरह के केस में ऑलरेडी मैं आपको एंगुलर मोमेंटम वाले लेक्चर में ये चीज समझा चुका हूं, L इज इक्वल टू mvr। अब देखिए यहां पर जो अर्थ है
ये जब सन के अराउंड मूव कर रही है, सन इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है और वो जो पुल है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही। जिस तरह के मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले लेक्चर में ये बात बताई थी कि इस केस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही। जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही तो इस केस में फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। एल क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो एल को कांस्टेंट पुट कर दीजिए। कांस्टेंट इज इक्वल टू mvr। यहां पर देखिए अब अर्थ का जो मैस है वो भी फिक्स्ड है, यानी मैस भी क्या है? कांस्टेंट है। मैस क्या है? कांस्टेंट। मैस को भी इधर नीचे ले आए तो इज इक्वल टू वी आर। कांस्टेंट अवर कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, ये भी आपने मैथमेटिक्स में देखा हुआ है, इज इक्वल टू वी आर। देखिए अब अगर आर को मैं नीचे ले आऊं तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट अवर आर, कांस्टेंट अवर आर हो जाएगा। अब यहां पर जब r कम होगा तो v क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। इस रिलेशन से हमें पता चला। तो वो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली। ये जो v ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये क्या कर जाती है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि यहां पर r कम हुआ है। जब r कम होगा तो ये फार्मूला बता रहा है कि v क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब r ज्यादा होगा तो v क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आ चुका होगा। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है और चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी भी यहीं पर एंड होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, कंप्रिहेंसिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो फाइनली अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।